Okay. Hello guys, I am Twinkle. I welcome to you all of you in my channel Nurse Star. ठीक है, our slogan is on the विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे एंड टुडे इज़ द 31st द लास्ट डे ऑफ द 2024, है ना। तो 2024 जैसा भी गया है, किसी का ऐसा होगा कि बहुत अच्छा रहा होगा, तो किसी का ऐसा होगा कि थोड़ा सा उसमें अप डाउन भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम प्रे करेंगे कि अभी आपका आने वाला 2025 हम सबका बहुत ही अच्छा रहे, लाभदायी रहे। और दूसरी बात कि हम सबका जो भी विश है, जो भी गोल फुलफिल करने के लिए जो ड्रीम्स है, वो भी 2025 में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी ही शुभकामना के साथ आज का टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। और देखो कि इसमें आज हम क्या देखने वाले, ये हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग का 4 क्लास होगा। इसके अंदर हम स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में कॉन्सेप्चुअल एंड एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन जस्ट स्टार्ट। दूसरी बात कि जो भी एमसीक्यूज है, आपको अगर आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए एंड यू फील लाइक दैट कि वी हैव अटेंडिंग ऑफ द लाइव लेक्चर। ठीक है, इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलो। एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज्ड इन नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इज, ऐसी एंटी डिप्रेशन ड्रग कि जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में यूज़ होती है, मतलब कि बेबी कब सूशू कर जाता है, नाइट के टाइम वो बेड वेटिंग करता है, उसमें कौन सी जो एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ होती है, इमिप्रामाइन, फ्लोक्सेटाइन, टार्जोडोन या स्टर्टालिन। तो क्या आएगा इसमें? हाँ, यस, इमिप्रामाइन। क्या आएगा इसमें? इमिप्रामाइन। और इमिप्रामाइन जो है वो TCA ग्रुप की, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ग्रुप की ड्रग है, जो ड्रग ऑफ चॉइस एन्यूरेसिस में भी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में भी होती है। ये डेस्मोप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस डेस्मोप्रेशन ग्रुप की है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दूसरा, अगर मेडिसिन नहीं है और अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस थेरापी के वाइज बोला है, तो आप बेड अलार्म भी रख सकते हो कि जितनी बार बेड अलार्म बजेगा, बच्चा जो है वो खड़ा होकर खुद वॉशरूम में जाएगा शुशु करने, या फिर जो है उसके पेरेंट्स में से कोई भी उसको ले जाएगा। ठीक है, इससे भी वो बेड वेटिंग नहीं करेगा। दूसरी बात कि आपको एक कैलेंडर बनाना है जिसमें आप बच्चे को स्टार देंगे। क्या देंगे? स्टार देंगे कि आज आपने जो है वो बेड वेटिंग नहीं किया तो आपको आज स्टार मिला, ऐसे कितने दिन हुए, है ना, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नाइट टेरर। पता है ना, नाइट के टाइम बच्चे या फिर सोते टाइम अचानक से चमक जाते हैं, है ना, डर जाते हैं, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है नाइट टेरर्स की? हैलोपेरिडोल, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, क्लोनाजेपाम या लिवोसेट्रिजिन। तो जो नाइट टेरर्स है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स कि क्या है हमारी क्लोनाजेपाम। द क्लोनाजेपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी नाइट टेरर्स, जो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की है। बराबर, क्लोनाजेपाम जो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की है और वो नाइट टेरर की ड्रग ऑफ चॉइस भी है। ठीक है, तो एक नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की देखी, इमिप्रामाइन थी। ठीक है, और एक हमने देखी क्लोनाजेपाम की जो नाइट टेरर की ड्रग ऑफ चॉइस थी। अब है स्लीप पैरालिसिस इज सीन इन। स्लीप पैरालिसिस स्लीप के कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? NREM स्टेज 1, NREM स्टेज 2, NREM स्टेज 3 एंड 4 या REM। NREM का मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। NREM 4 स्टेज के अंदर होता है, उसमें से स्लीप पैरालिसिस किसके अंदर देखने को मिलता है? तो स्लीप पैरालिसिस ऑप्शन नंबर डी, REM के अंदर, रैपिड आई मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर? स्लीप पैरालिसिस रैपिड आई मूवमेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ओके, चलो अभी हम देखेंगे कि भाई कितने स्टेजेस, 4 स्टेजेस ऑफ द स्लीप कौन से? NREM स्टेज फर्स्ट, NREM स्टेज 2, NREM स्टेज 3 एंड चौथा है हमारा REM स्लीप। तो NREM स्टेज 1 में क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, थोड़ा जगेंगे थोड़ा सोएंगे, पहले जब नींद आती है उसकी शुरुआत में,
है ना, थोड़ा जगते हैं थोड़ा सोते हैं। लास्ट ऐसा जो है अराउंड 5 to 10 मिनट्स तक रहता है। फिर आता है NREM स्टेज 2, जिसमें बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स होना चालू होता है एंड हार्ट रेट बिगिनस टू स्लो, और हार्ट रेट भी स्लो होते हैं। ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपो जो है वो थर्मिया होता है। ब्रेन बिगिनस टू प्रोड्यूस स्लीप स्पाइंडल्स, ब्रेन जो है वो स्पिंडल्स बनाना, स्लीप स्पिंडल्स बनाना चालू करता है। एंड लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स तक NREM स्टेज 2 चलता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्लीप स्पिंडल किसके अंदर देखने को मिलता है? NREM स्टेज 2 में, इसलिए याद रखना। NREM स्टेज 1 कितने मिनट्स तक रहता है? 5 से 10 मिनट तक, कि जिसमें वेकफुलनेस और स्लीप वाला पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। NREM स्टेज 3 मसल्स एकदम रिलैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग रेट ड्रॉप होता है, मतलब कि हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा। एंड डिपेस्ड स्लीप, यहाँ पे सबसे गहरी नींद आती है। अभी है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव, बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड एंड इमोबलाइज्ड। ड्रीम, सपने आते हैं। अगर ऐसा पूछे कि सपने कौन से स्टेट में आते हैं तो क्या आएगा? REM, बराबर। आइज मूव रैपिडली, और आइज रैपिडली मूवमेंट भी करती है, ठीक है। और स्लीप पैरालिसिस भी किस में? तो REM में देखने को मिलता है। सपने भी REM में आते हैं। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। याद रखना, ठीक है, 4 स्टेजेस। अभी देखो इसमें कि N1, N2 और N3, मतलब कि NREM 1, NREM 2, NREM 3। तो ये जो है NREM 1 और NREM 2 जिसमें लाइट स्लीप होती है, NREM 3 में डीप स्लीप होती है, और REM में विविड ड्रीमिंग, अलग अलग सपने उसको दिखाई देते हैं, ठीक है। फीचर ऑफ नार्कोलेप्सी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, नार्कोलेप्सी के फीचर्स कौन से हैं? एक को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों हो गए। नार्कोलेप्सी को कैटाप्लेक्सी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे कि आप लोग हैं, बराबर, आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो कोई जो है वो खड़े खड़े देख रहा होगा, कोई बैठ के, कोई ड्राइविंग करते हुए, कोई खाना बनाते हुए, है ना, कुछ भी अलग अलग एक्टिविटीज़ कोई सोते हुए देख रहा होगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया है भाई, या फिर कोई टेबल पे बैठा है, अपना हाथ जो है उसमें उन्होंने अपनी चिन को फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, और लेक्चर्स देखते देखते वही वहीं पे सो जाते हैं। ये क्या है? ये है नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी, बराबर। कोई भी एक्टिविटी करते करते जो है वहीं के वहीं सो जाना, है ना, तो उसको बोला जाता है। चलो इसमें क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रेगुलेशन, डिसऑर्डर ऑफ NREM स्लीप रेगुलेशन, हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन एंड हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन, या कैटाप्लेक्सी। मैंने अभी बताया कि कैटाप्लेक्सी तो नार्कोलेप्सी को बोलते हैं, तो ये तो करेक्ट है, बराबर। हिप्नोगोगिक मतलब कि जब स्लीप गोइंग फेज होता है तब, है ना, नींद आने वाला फेज, यूँ। और तो आंसर इस दोनों में से एक ही आ देगा, का तो डिसऑर्डर ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रेगुलेशन होगा, या फिर डिसऑर्डर ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर होगा। तो क्या आएगा स्लीप रेगुलेशन में? बी, डिसऑर्डर ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रेगुलेशन जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलता। नार्कोलेप्सी में डिसऑर्डर ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रेगुलेशन, हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन एंड हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन, और कैटाप्लेक्सी देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, नार्कोलेप्सी इज कोज्ड बाय, किसकी डेफिशिएंसी से होता है नार्कोलेप्सी? हाइपोक्रेटिन न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से? हाइपोक्रेटिन न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से ये होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस है मोडाफिनिल, अ स्टिम्युलेंट। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? मोडाफिनिल, अ स्टिम्युलेंट। आपने सुना हो कि एग्जाम के टाइम हम ऐसी ड्रग लेते हैं कि जिससे नींद ही ना आए, हम पढ़ पाए, है ना, पूरा साल का एंजॉय किया, अब एग्ज़ाम आई तो हम जाग गए, तो हम ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो स्टिम्युलेंट, जो हमको जगाए रखती है, वो है मोडाफिनिल, ठीक है। चलो अभी हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन जो नार्कोलेप्सी कैटाप्लेक्सी में देखने को मिलता था। एक्सपीरियंस दीज एज यू आर गोइंग टू स्लीप, आपको लगेगा कि हम लेक्चर्स नहीं देख रहे, हम तो सो रहे हैं, ठीक है। हिप्नोगोगिक, उसमें गो और इसमें भी गोइंग। हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन मतलब एक्सपीरियंस दीज एज यू आर वैकिंग एंड गेटिंग पम्प्ड अप फॉर दी डे, ठीक है। आज का दिन तो मैं बहुत ही अच्छे से एंजॉय करूँगा, ये होता है हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन, ठीक है। चलो
व्हाट इज कैटालेप्सी? अभी देखना, ये कैटालेप्सी है नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी अलग था, कैटालेप्सी अलग है। कैटालेप्सी का मतलब होता है वैक्सी मूवमेंट, एक ही जगह पे फिक्स हो जाना। जैसे कि मानो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं आई और एक स्टूडेंट को उसका हाथ जो है वो अप करके रख दिया, बराबर, तो वो स्टूडेंट अपना हाथ तब तक डाउन नहीं करेगा जब तक मैं वापस आके उसका हाथ डाउन ना करूं, तब तक वो वही पोजीशन के अंदर रहेगा। उसको बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कैटालेप्सी। तो ये कैटालेप्सी और कैटाप्लेक्सी अलग अलग है, ठीक है। कैटाप्लेक्सी को ही नार्कोलेप्सी बोला जाता है और कैटालेप्सी को वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम यही है कि मैडम याद नहीं रहता है, कैसे डेफिनेशन को याद करें, कैसे चीज़ों को याद करें, सब मिक्स हो जाता है, तो बार बार बोलना पड़ेगा। कैटाप्लेक्सी, प्लेक्सी में लेप्सी आएगा, प्लेक्सी में लेप्सी मतलब कैटाप्लेक्सी में नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी कैटाप्लेक्सी है और कैटालेप्सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। बोलोगे तो याद रहेगा वरना नहीं रहेगा, ठीक है। Catalepsy is a condition characterized by body rigidity where limbs remain immovable, body rigidity में आ जाती है, उसके limbs बिल्कुल movable नहीं होते हैं जब तक आप ना हिलाओ उसको। in whichever position they are placed, जिस पोजीशन में मैंने उसको रखा वो वही पोजीशन में खड़ा रहेगा, ठीक है। the person experiencing catalepsy appears to have a limited or no response to external stimuli, भले ना कुत्ता आए, आग लगे, कुछ भी हो, ये हिलेगा ही नहीं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, या होगा तो लिमिटेड होगा। कैटालेप्सी इज नॉट इट्स ऑन इलनेस बट इट कैन बी रिजल्ट ऑफ एपिलेप्सी, ये खुद की इलनेस से नहीं पर एपिलेप्सी की वजह से और कोई ड्रग विड्रॉल के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से देखने को मिलती है। इट मे ऑल्सो कोइंसाइड व्हेन स्किज़ोफ्रेनिया इज बीइंग ट्रीटेड विथ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, ये जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, ठीक है। आपको बार बार सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तो याद रहेगा, देखो है ना। बाकी तो पूरी डिश आपके सामने रेडी है, आपको सिर्फ खाना उठा के मुंह में डालना है, ऐसा है। चलो ये क्या है भाई, ये है कैटालेप्सी, कैटालेप्सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही पोजीशन के अंदर खड़ी है ना। अभी और ये है क्या, कैटाप्लेक्सी नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी नार्कोलेप्सी, बोलोगे तो याद रहेगा वरना नहीं रहेगा, ओके। देखो लिखा है पार्शियल कैटाप्लेक्सी, फिर पहले थोड़ी नींद आई, उसको तो खड़े खड़े देखो, वीकनेस इन द फेस एंड नेक, नींद आई ना तो उसको ऐसा लगा कि मुझे सोने वाला स्टेट है भाई, उसके नेक और फेस में वीकनेस आने लगी, वीकनेस इन द लिम्स एंड ट्रंक नीचे बैठ गया और धीरे धीरे सोने लगा, कंप्लीट कैटाप्लेक्सी में पहुंच गया। पार्शियल कैटाप्लेक्सी से कंप्लीट कैटाप्लेक्सी या नार्कोलेप्सी में ये बच्चा पहुंच गया है। अभी पार्शियल कैटाप्लेक्सी, मोस्ट ऑफन कैटाप्लेक्सी इज पार्शियल एंड causes loss of muscle tone that is less obvious than a complete attack. During partial cataplexy attacks, the head and neck are most commonly affected, causing head drops, slurred speech, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं होगा, और सेगिंग ऑफ द जो और आई मसल्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते होगे, ठीक है, तो क्या होता था कि यहाँ इतने उब जाते थे कि जो सो गए वहीं पे सो जाते थे कभी कभी, है ना। कहीं पे दिमाग है और हम फिजिकली प्रेजेंट है सिर्फ, और हम नींद स्टेट में, और अचानक से सर को पता चला और हमको खड़ा कर दिया, ठीक है। चलो बोलो क्या पढ़ा रहा था, या बोलो इसका आंसर क्या है। हम क्या बोल रहे हैं हमको ही नहीं पता, हम क्या बोल रहे हैं हमको ही नहीं पता, ये पार्शियल कैटाप्लेक्सी था, ठीक है। किसी ना किसी ने इस फेज को ज़रूर जो है वो जो है एक्सपीरियंस किया ही होगा, ठीक है। अपनी वो यादें को याद करना और इसको याद रख लेना उसके साथ में, ठीक है। किसको, कैटाप्लेक्सी को, नार्कोलेप्सी को, ठीक है। कैटाप्लेक्सी इज इक्वल टू नार्कोलेप्सी, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 30 year old फीमेल हैज़ हिस्ट्री ऑफ सडन फॉल्स वाइल स्टैंडिंग। एक 30 ईयर की फीमेल है, वो जो है खड़े खड़े जो है वो क्या हो गया, अचानक से गिर गई। गेट स्नैप्स ऑफ द स्लिप, और उसने जो है एक नैपिंग ले लिया है स्लिप का, ठीक है। वाइल अ वर्क, वो काम कर रही थी जब, तो
एंड ऑल्सो हैज़ एपिसोड्स ऑफ हेल्यूसिनेशन वाइल गोइंग टू स्लीप, क्योंकि उसको एपिसोड आया कि जैसे मैं जो है हेल्यूसिनेशन ऑफ द गोइंग टू स्लीप में हूँ. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो क्या डायग्नोसिस होगा? नार्कोलेप्सी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है या क्लाइन लेविन सिंड्रोम है. ऑब्वियसली क्या है हुआ इस लड़ी को? कैटाप्लेक्सी, नार्कोलेप्सी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इसको बोलते हैं स्लीप अटैक, कैटाप्लेक्सी, हिप्नोगोगिक हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस आर मेन फीचर्स ऑफ द नार्कोलेप्सी. रैपिड आई मूवमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है. चलो वेरी गुड. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का मतलब क्या? अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द लेग, नॉट एबल टू स्लीप, ऑल्सो नॉन एज इकबॉम सिंड्रोम और डेक्सियोनल पैरोसिटोसिस. ठीक है, याद रखना ये आता है एग्जाम में. एक्बॉम सिंड्रोम किसको बोलते हैं? तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को बोलते हैं. ड्रग ऑफ चॉइस होती है रोपिनिरोल, डोपामाइन एगोनिस्ट, डोपामाइन कैटेगरी की, तो डोपामाइन एगोनिस्ट. ठीक है, डोपामाइन कैटेगरी को क्या बोलते हैं? डोपामाइन एगोनिस्ट. ये किस में जो है वो यूज़ होती है डोपामाइन कैटेगरी की ड्रग? डोपामाइन एगोनिस्ट ड्रग कैसी होती है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होती है, दूध बंद करवाने में काम आती है. ओके, और डोपामाइन जो बोले हम की कैसी है? डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, तो वो दूध को क्या करते? प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज करती है, इंड्यूस करती है. ये भी याद रखना. ठीक है. रिगार्डिंग क्लेन लेविन सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्लेन लेविन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग देखे तो क्या गलत है? बराबर, 3 तो सही है ना, पर एक गलत होगा. हाइपरसोमनिया, हाइपोसेक्सुअलिटी, स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम. तो क्लेन लेविन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग गलत है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें हाइपोसेक्सुअलिटी नहीं होता है, हाइपर सेक्सुअलिटी होता है. हाइपरसोमनिया होगा, बहुत सोएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन होगा, और उसको स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम भी बोलते हैं. ठीक है, क्लेन लेविन सिंड्रोम में हाइपरसोमनिया, हाइपर सेक्सुअलिटी, स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन और उसी को स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम भी बोलते हैं. देखो, हाइपर सेक्सुअल उसके साथ में हाइपरफेजिक, बराबर, हाइपरफेजिक भी वो होगा. ठीक है, चलो. ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, नींद नहीं आना, लैक ऑफ स्लीप, मतलब कि इंसोम्निया उसकी ट्रीटमेंट है, बराबर. 3 उसकी ट्रीटमेंट है, एक नहीं है. रिकलेक्टिंग एंड रिव्यूइंग द इवेंट्स ऑफ द डे जस्ट बिफोर स्लीप, सोने के टाइम पे सारे पूरे दिन में किया क्या हमने वो सब हम याद करेंगे. वार्म वाटर बाथ जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में जाने से पहले अच्छा वाला वार्म वाटर का बाथ लेंगे. गोइंग टू बेड एंड वैकिंग अप एट द सेम टाइम पे सोएंगे, सेम टाइम पे उठेंगे रोज. अवॉइडिंग कैफीन बिफोर स्लीप, सोने से पहले कैफीन वाला कोई भी खाना पीना नहीं लेंगे. तो देखो बी सी डी और मुझे करेक्ट लग रहा है. लैक ऑफ स्लीप की ट्रीटमेंट है गर्म पानी से नहाना, ठीक है, फिर टाइम फिक्स करना, कैफिनेटेड कोई चीज़ को अवॉइड करना. ठीक है, ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है. पर ये कि पूरे दिन में किया क्या आपने वो याद करोगे तो नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब्ड होगी, तो आंसर ए आएगा इसमें, है ना. चलो वेरी गुड. अभी ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ओके, ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना, इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. ओके, चलो क्या है देखो, स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन को अच्छा कैसे रखते हैं? लोग बोलते हैं कि स्पेशली ये स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ही मिसमैच होता है ना, कि पढ़ना है, असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, किसी को तो अभी जॉब भी जाना होता है, फैमिलीज़ को टाइम देना है, ठीक है, और पढ़ना है साथ में, जॉब, फैमिली और पढ़ना, बाप रे, मतलब उसमें स्लीप कैसे आपकी मेंटेन हो पाएंगी. तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स और बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है. स्पेशली ये सारी चीज़ें गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है ना. तो स्लीप हाइजीन को कैसे आप बनाए रखेंगे? तो हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, बराबर, उसमें क्या है देखो, स्टे ऑन अ कंसिस्टेंट स्लीप वेक शेड्यूल, सोने का और जगने का टाइम फिक्स कर दीजिए. अवॉइड ईटिंग और वर्किंग इन योर बेड, बराबर, बेड में ना खाना है ना बेड में हमको काम लेके जाना है, बेड में सिर्फ सोने के लिए ही जाना है. ठीक है, स्लीप इन अ क्वाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट बना के सोना है? माहौल बनाना है. क्या बनाना है? माहौल बनाना है सोने के लिए. पूरा रूम जो है अंधेरे से पूरा भर जाना चाहिए,
कोई भी उसमें छोटी एक लाइट चालू होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जितना अंधेरा होगा ना, मेलेटोनिन सिक्रीट होगा, ठीक है, वो हमारी स्लीपिंग साइकिल को और अच्छा करेगा और हमको नींद आ जाएगा। फिर बी माइंडफुल ऑफ कैफीन इंटेक, कैफीनेटेड फूड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एंगेज इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ बिफोर बेड टाइम, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करना है सोने से पहले। अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले बिल्कुल भी आपको मोबाइल्स जैसे कोई भी लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलो, नॉट सीन इन नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी कैटाप्लेक्सी में क्या देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो, कैटाप्लेक्सी तो खुद इसमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी तो आएगा ही आएगा, बराबर। स्लीप पैरालिसिस भी इसी में होता था, स्लीप अटैक्स भी इसी में आते थे, पर कैटालेप्सी इसका बिल्कुल भी अपोजिट है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलो, नाइस, समझोगे आंसर आ ही जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोमनाम्बुलिज्म एक्सेप्ट, सोमनाम्बुलिज्म मतलब कि स्लीप वॉकिंग, वो रात में सोते सोते चलेगा, ओके, नींद में चलेगा, तो उसमें जो है 3 करेक्ट है, एक को छोड़ के। ऑल्सो कॉल्ड है स्लीप वॉकिंग, ऑब्वियसली हाँ। डिसऑर्डर ऑफ स्लीप अराउजल, पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस थ्रू आउट द एपिसोड, उसको पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है इस टाइम के दौरान, सोमनाम्बुलिज्म के दौरान। पेशेंट कैन डू लो स्किल मोटर मूवमेंट्स, बराबर, स्किल मोटर मूवमेंट होती है, चल के ही जाता है ना, पर लो होती है, धीरे धीरे जाता है, भाग के नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या नहीं आएगा, यस, क्या नहीं आएगा, सी, ये उसमें बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये होता है। तो जो सोमनाम्बुलिज्म है उसको स्लीप वॉकिंग, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप अराउजल, पेशेंट कैन डू लो स्किल मोटर मूवमेंट्स बोलते हैं, पर ये एक्टिविटी बिल्कुल भी कॉन्शियसली नहीं होती है, ठीक है। चलो, गुड। अभी नेक्स्ट है सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर में देखो क्या है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन इट अकर व्हेन डिस्टर्बेंस इन एनी फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। सेक्सुअल डिसऑर्डर कब होते हैं कि जब सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के फेज में, कोई भी फेज में जो है डिस्टर्बेंस आ जाए। फेजेस ऑफ द सेक्सुअल अट्रैक्शन, कितने फेजेस होते हैं, 4। फेज फर्स्ट में डिज़ायर, लिबिडो, एक्साइटमेंट होता है। फेज 2 में अराउजल एंड प्लेट्यू होता है। फेज 3 में ऑर्गाज्म, पीक लेवल ऑफ द इंटरकोर्स, एंड फेज 4 रिजोल्यूशन, फीलिंग ऑफ जनरल रिलैक्सेशन एंड वेलबींग आफ्टर इजैक्यूलेशन। याद रखना, चारों के चारों आ सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन इट अकर्स व्हेन डिस्टर्बेंस इन एनी फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। फेजेस ऑफ द सेक्सुअल अट्रैक्शन 4 होते हैं। फेज 1 में डिज़ायर, लिबिडो एंड एक्साइटमेंट। फेज 2 में अराउजल एंड प्लेट्यू। फेज 3 में ऑर्गाज्म, पीक लेवल ऑफ द इंटरकोर्स। फेज 4 में रिजोल्यूशन, फीलिंग ऑफ जनरल रिलैक्सेशन एंड वेलबींग आफ्टर द एजैक्यूलेशन। ओके, द नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, एक्सट्रीम एवर्जन टू जेनाइटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर का मतलब होता है एक्सट्रीम एवर्जन टू जेनाइटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द सेक्सुअल पार्टनर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अनेबल टू मेंटेन or attain adequate erection till satisfactory completion of sexual activity or intercourse। sexually satisfactory completion या sexually activity का completion या intercourse का completion तक erection को maintain नहीं कर पाना, adequate नहीं कर पाना, वो erectile dysfunction है। impotence in male, frigidity in male, dyspareunia, pain during sexual intercourse, बराबर। जब सेक्सुअली एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बराबर, तब क्या होगा, पेन फील होगा, ये है डिस्पेरियूनिया। वजाइनिस्मस, वजाइना अकर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन 1/3 आउटर पार्ट, वजाइना का जो आउटर पार्ट है ना 1/3, उसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा। बाय विच इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकोर्स और पेनाइल इंसर्शन, की जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकोर्स की पेनाइल जो है उस वजाइना में इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसको बोलते हैं वजाइनिस्मस। चलो, पैराफिलिक इंटरेस्ट, पैराफिलिक मतलब कि सेक्सुअल डिसऑर्डर। पैराफिलिक इंटरेस्ट इन विच पर्सन गेट्स सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन
by rubbing against unsuspecting non-consenting person, this is term as, बराबर। एक ऐसा पैराफिलिक इंटरेस्ट कि जिसमें कोई पर्सन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पाता है किसके थ्रू, पार्ट्स को रबिंग करके, ठीक है, अनसस्पेक्टिंग या नॉन कंसेंटिंग पर्सन के थ्रू, कोई कंसर्न वंसन नहीं है, ज़बरदस्ती। ये चीज़ें ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस, बहुत भीड़ वाली बसेस है, फेयर में जाते हैं आप मेले में, ये सब तब दिखने को मिलता है। दिस इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, वॉयेयूरिज्म, एग्जिबिशनिज्म, फेटिसिज्म या फ्रॉटेयूरिज्म। तो ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं फ्रॉटेयूरिज्म, बराबर, जिसमें रबिंग होता है, ठीक है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, और रबिंग अनसस्पेक्टिंग, जिसको हम जानते नहीं हैं और वो हमारा कंसेंट भी नहीं लेता है, हमारी बिना मंजूरी से, बिना इच्छा से, नॉन कंसेंटिंग पर्सन से होता है, उसको बोलते हैं फ्रॉटेयूरिज्म। देखो इसका भी टर्म ऐसे ही है, अगर आपने नहीं समझी तो आपको नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट, निम्फोमेनिया और सटाइरियासिस। निम्फोमेनिया मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन द फीमेल, एंड सटाइरियासिस मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन द मेल, ठीक है, याद रखना। निम्फोमेनिया सेक्सुअली डिज़ायर एक्सेसिव होगी, बहुत ज़्यादा होगी फीमेल के अंदर, और सटाइरियासिस एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर मेल के अंदर होगी। तो अभी क्या है, पैराफिलिक डिसऑर्डर, रिकरेंट इंटेंस अर्ज और सेक्सुअली अराउजिंग फैंटेसी, डिस्ट्रेसिंग और डिसेबलिंग इन्वॉल्व्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स से, चिल्ड्रन के थ्रू, पिडोफिलिया बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पिडोफिलिया, बच्चों के साथ सेक्स करके सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन पाना, पिडोफिलिया बोलते हैं उसको। नॉन कंसेंटिंग एडल्ट, तो अभी देखा ना हमने नॉन कंसेंटिंग वाला रबिंग की ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, किस में आता था, यस, फ्रॉटेयूरिज्म, या सफरिंग और ह्यूमिलिएशन। वॉयेयूरिस्टिक डिसऑर्डर मतलब कि कोई वीडियोस देख के जो है, या कोई पर्सन, कोई कपल जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई कपल को इंटरकोर्स करते देख जो है वो क्या करता है, ग्रेटिफिकेशन पाता है, तो वो होता है वॉयेयूरिस्टिक डिसऑर्डर। देखो दिखाइए आँख, और कहाँ से देख रहा है, एक लॉक एंड की जो जगह है डोर में, वहाँ से देख रहा है ये, है ना। तो वॉयेयूरिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स न्यूड, बिना कपड़े के किसी को देखना, और एंगेजिंग इन इंटीमेट बिहेवियर, को इंटीमेट बिहेवियर में ऐसे में देखना, विदाउट दैट पर्सनस अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वो पर्सन जो है उसको तो पता भी नहीं कि मेरे को कोई देख रहा है, ठीक है। वॉयेयूरिज्म टिपिकली बिगिन इन एडोलेसेंस, द पर्सन में मास्टरबेट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग और वाइल रिमेंबरिंग इट लेटर, ठीक है। द रिस्क ऑफ डिस्कवरी ऑफन एड्स टू द एक्साइटमेंट। अभी है व्हाट इज़ फेटिसिज्म। फेटिसिज्म क्या होता है, फेटिसिज्म रेफर्स टू द सेक्सुअल अट्रैक्शन और फैसिनेशन टुवार्ड्स inanimate objects or unconventional body parts, ठीक है। It occurs when someone experience sexual arousal and pleasure by focusing on specific objects पे फोकस करके वो अराउजल या प्लेजर को पाएगा, सच एज किसी के शूज़ को देख के, क्लोथिंग पहन के, टॉयज से एक्सेट्रा, ठीक है। ये लड़का है और उसने देखो लड़कियों की इयररिंग्स और लड़कियों के कपड़े और सब पहन के रखा है ना, और वो उसके थ्रू क्या पाएगा, क्या पाएगा, अराउजल या प्लेजर, ठीक है। इसको बोलते हैं फेटिसिज्म। These objects become the center of sexual desire and stimulation. Fetishism is a common form of human sexual expression and can be a normal and healthy part of some people's sexual lives. However, it is important to consider consent and mutual respect in any sexual practice. बोला जाता है कि इसके अंदर पर कंसेंट भी होता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रखी जाती है सेक्सुअल प्रैक्टिस में। ये तो अच्छी बात है फिर तो, है ना, रिस्पेक्ट तो है ना, मतलब, है ना। चलो अभी एक होता है ट्रांससेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ट्रांससेक्सुअल का मतलब मिसमैच बिटवीन जेंडर आइडेंटिटी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं हूँ क्या, लड़का हूँ या लड़की हूँ, है ना। गोनाड्स, जेनाइटल्स और इंटरनल एसेसरी ऑर्गन्स, उसको मिसमैचिंग फील होना, मैं हूँ क्या, जेंडर आइडेंटिटी ना कर पाना। और ट्रांसवेस्टाइट मतलब क्या, इंडिविजुअल्स हु क्रॉस ड्रेस फॉर इमोशनल एंड और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। है लड़का लड़की का ड्रेस पहनेगा, या फिर है लड़की वो लड़के का ड्रेस पहनेगी, या तो इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए
या सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो उसको ट्रांसवेस्टाइट बोलते हैं। फ्रॉम लैटिन ट्रांस मीनिंग टू चेंज एंड वेस्टायर मीनिंग क्लोथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज द मैसोकिस्ट, मतलब कि पर्सन हु गेट्स प्लेजर व्हेन दे एक्सपीरियंस पेन, बराबर, जब उसको पेन फील होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स तब उसको प्लेजर फील होगा, और डिस्कम्फर्ट देमसेल्व्स, दिस प्लेजर कैन ऑल्सो बी फिजिकल, ये जो प्लेजर है वो फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हो सकता है। अभी है सैडिस्ट, मतलब देखो क्या, समवन हु लिटरली गेट्स प्लेजर फ्रॉम कोजिंग पेन, बराबर, उसको प्लेजर तभी फील होगा जब क्या होता है, उसको पेन दिया जाए और डिस्कम्फर्ट टू अदर्स, या किसी और के थ्रू उसको क्या किया जाए, पेन या डिस्कम्फर्टनेस पहुंचाई जाए। दिस प्लेजर कैन बी आइदर फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और ऑल थ्री एट वंस, या तीनों के तीनों एक ही टाइम पे दिया जाए तो वो सैडिस्ट है। किसी दूसरों के द्वारा पेन एक्टिविटी दे के ग्रेटिफिकेशन फील करवाना, और उसमें भी वो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल तीनों एक साथ हो सकता है। मैसोकिस्ट में क्या है कि प्लेजर तभी फील होगा जब उसको पेन या डिस्कम्फर्ट फील होगा देमसेल्व्स के थ्रू, बराबर, उन लोगों के थ्रू, दोनों के थ्रू, है ना, तो वो है। सैडोमेसोकिज्म क्या है, तो द कॉम्बाइनेशन ऑफ बोथ सैडिज्म एंड मैसोकिज्म, दोनों का कॉम्बाइनेशन होना। इट्स द एक्ट ऑफ डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम बोथ कोजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग पेन और डिस्कम्फर्ट, दोनों को पेन और डिस्कम्फर्ट होगा और प्लेजर या अराउजल एक्टिविटी फील होती है, तो वो सैडोमैसोकिज्म है। फिर से देखिए, सैडिस्ट मतलब क्या, कि समवन हु लिटरली गेट्स प्लेजर फ्रॉम कोजिंग पेन, बराबर, उसको पेन होने से, डिस्कम्फर्ट होने से ही दूसरे के द्वारा पहुंचाया जाएगा, तभी जो है उसको प्लेजर मिलेगा। मैसोकिस्ट क्या है, अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर व्हेन दे एक्सपीरियंस पेन और डिस्कम्फर्ट देमसेल्व्स, वो खुद से ही खुद को पेन या ऐसी कंडीशन में डालेगा जो डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, ओके। और सैडोमैसोकिज्म में दोनों एक दूसरे को पेन और डिस्कम्फर्ट देंगे। ठीक है, ये है। चलो ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ड्रेसिंग एंड एक्टिंग इन अ स्टाइल और मैनर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद अपोजिट सेक्स इज नोन एज, ठीक है, अपोजिट सेक्स की ड्रेस या उसके जैसा एक्ट करके जो है वो ग्रेटिफिकेशन पाना। लड़का है, लड़की की ड्रेसेस पहन लिया और वॉयरिज्म है, वो एग्जिबिशनिज्म कर रहा है, वो ट्रांससेक्सुअलिज्म है या ट्रांसवेस्टिज्म है, तो ये क्या है, क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रांसवेस्टिज्म। उसमें वो कपड़े पहनता था, है ना, जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करता था, बराबर, जबकि ट्रांससेक्सुअलिटी तो क्या थी, जेंडर आइडेंटिटी नहीं कर पाता था, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ ड्रेसिंग, ओके, ये तो वही है ना, ट्रांसवेस्टिज्म वाला ही, ओके। चलो अभी द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय लुकिंग एट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स और एक्ट्स, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन तब उसको मिलता है जब सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटी को देखता है, स्पेशली सिक्रेटिवली, और कैसे, तो सिक्रेटिवली देखता है, चोरी छुप के दिखता है, ये मैंने आपको दिखाया है, समझाया है। इज नॉन एज वॉट, वॉयरिज्म बोलते हैं इसको एग्जिबिशनिज्म बोलते हैं, फैटिसिज्म बोलते हैं या ट्रांसवेस्टिज्म बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉयरिज्म, है ना, चोरी छुप के देखना और सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन फील करना, वॉयरिज्म। ठीक है, देखो क्या है, ये डिस्पैरियूनिया के बारे में बताया है, किसके बारे में, डिस्पैरियूनिया के, मतलब कि सेक्सुअली जो है एक्टिविटी के दौरान पेन फील होना, वो है डिस्पैरियूनिया। पेन एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, मोर कॉमन इन दोज असाइंड फीमेल ऑफ बर्थ, बराबर। ट्रीटमेंट इसका होता है मेडिकेशन, सर्जरी या काउंसलिंग। कोजेज क्या है, देखो, तो हार्मोनल चेंजेस होना मेनोपोज के दौरान, मतलब कि मेनोपोज में बिल्कुल भी लुब्रिकेशन या वैसा नहीं होगा, इसके लिए हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ द वजाइना एंड पेनिस, एसटीआई हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल रीजंस। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, शार्प एंड थ्रोबिंग पेन ऑफ ओपनिंग ऑफ वजाइनल कैनल और डीपर इन एब्डोमेन, पेन विथ इरेक्शन ड्यू टू रेस ऑन सरफेस ऑफ द पेनिस, इरेक्शन के दौरान पेन होना क्योंकि पेनिस पे क्या है, रेसेस है, ठीक है, इसीलिए। तो ये है हमारा डिस्पैरियूनिया। ठीक है, व्हाट इज़ वजाइनिस्मस, जिसमें 1/3 पार्ट ऑफ द वजाइना जो है, बराबर, क्या होता था, आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना का 1/3 पार्ट
इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता था कि जिसकी वजह से पेनिस उसमें जो है वो क्या नहीं हो पाता था, इंसर्ट ही नहीं हो पाता था, है ना। देखो वही लिखा है, इट इज़ एन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स दैट सराउंडेड द वजाइना. दिस कैन लीड टू एन इनएबिलिटी टू हैव वजाइनल पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ द टाइटनेस और पेन. ठीक है, अभी व्हाट कोजेज वजाइनिस्मस. वजाइनिस्मस किसकी वजह से होता है? परसीव्ड थ्रेट की वजह से, टेंशन इन द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेनिट्रेशन डिफिकल्टी, पेन एंड फिजिकल ब्लॉक ऑफ वजाइना, हाइटन्ड इमोशंस सच एज फियर एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है. तो ये सबसे अगर बचना है, यूरिनरी की प्रॉब्लम या पेल्विक की प्रॉब्लम से बचना है, तो क्या करना चाहिए? कीगल एक्सरसाइज. कौन सी? कीगल एक्सरसाइज करनी है जो पेल्विक मसल्स फ्लोर को स्ट्रेंथन करती है. अ फीलिंग ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग पेन सफरिंग टू द पार्टनर इज नोन एज. ऐसा सेक्शुअल एक्साइटमेंट कि जो पेन देके, जो पार्टनर है उसको पेन देके जो है वो किया जाए, फटिसिज्म है, मैसोकिज्म है, वॉययूरिज्म है या सैडिज्म है. तो इसको क्या बोलते हैं? सैडिज्म. बराबर, सैडिज्म किसी और के द्वारा पेन देके सेक्शुअल अराउजल फील करना, सैडिज्म. जेनाइटल पेन्स दैट कैन अकर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स. जेनाइटल पेन होता है, बिफोर इंटरकोर्स भी हो रहा था, ड्यूरिंग में भी हुआ, आफ्टर में भी हुआ सेक्शुअल इंटरकोर्स के, एंड कैन अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल. और मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है. उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेरियूनिया, डिस्मेनोरिया, डिस्प्लास्टिक या डिस्निया, डिस्पेरियूनिया. क्या बोलते हैं इसको? डिस्पेरियूनिया, है ना. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. डिस्पनिया तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है ना. ओके चलो, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट क्या है कि द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेरिनियल मसल्स. बराबर, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पेरिनियल मसल्स का सराउंडिंग द आउटर थर्ड ऑफ द वजाइना. और किसके सराउंडिंग द आउटर थर्ड ऑफ द वजाइना में व्हेन वजाइनल पेनिट्रेशन होता है इज अटेम्प्टेड इज टर्म्ड एज द व्हाट? पेरिनियलाइटिस, पेरीवजाइनाइटिस, वजाइनाइटिस या वजाइनिस्मस. तो उसको बोलते हैं क्या? वजाइनिस्मस. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इन मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एसोसिएटेड विद हाई लेवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, जो बोलते हैं कि ग्रेटिफिकेशन होने से पहले ही इजैक्यूलेशन हो जाना, वो किसकी वजह से होता है? कौन सा हार्मोन हाई होता है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोस्टाग्लैंडिन. तो इसके अंदर हाई होता है कौन सा हार्मोन हाई होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होता है. और टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है, उसकी वजह से होता है. याद रखना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज, प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, कि जिसकी वजह से मेल में गायनेकोमास्टिया भी देखने को मिलता है. ब्रेस्ट इज लुक लाइक, कि फीमेल की ब्रेस्ट कैसी होती है वैसा अपीयरेंस भी देखने को मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराफिलिया इन्वॉल्विंग सेक्शुअल फैंटेसीज अबाउट एक्सपोजिंग द जेनाइटालिया टू अ स्ट्रेंजर. ये क्या करेगा? कोई भी स्ट्रेंजर की चीज़ को हम पहचानते भी नहीं है, उसके सामने खुद को न्यूड बिना कपड़ों के जो है एक्सपोज करके खड़ा हो जाएगा. विच आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड रिकरेंट टू द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल फील्स अ कंपल्सन टू एक्सपोज हिमसेल्फ. इसको क्या बोलते हैं? वॉयेयूरिज्म, एक्सिबिशनिज्म, फेटिसिज्म या ट्रांसवेस्टिज्म. तो इसको बोलते हैं एक्सिबिशनिज्म. उसने अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को एग्जीबिशन में लगा दिया है. वैसे सबको, जिसको वो जानता भी नहीं है, सबको दिखा रहा है, तो वो क्या है? उसने एग्जीबिशन लगा दिया है, एग्जीबिशनिज्म, है ना. इन दिस प्रोसेस द सेक्शुअल पार्टनर्स आर अराउज्ड एंड ग्रेटिफाइड बाय वीपिंग और बीइंग विप्ड. इसमें जो सेक्शुअल पार्टनर है वो खुद को प्लेजर तब फील करवाता है जब वो रोता है, जोर जोर से वीपिंग करता है. ठीक है, तो ये क्या है? फैलाशियो, फ्लैजिलेशन, सैडिज्म या मैसोकिज्म. सैडिज्म और मैसोकिज्म तो आएगा नहीं. ठीक है, तो किस में रोएगा? फ्लैजिलेशन में. किस में? फ्लैजिलेशन में वीपिंग करेगा और सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन पाएगा. बराबर, क्यों करता है? उसको मारा जाता है कोड़े से या किसी से भी, उसको बोलता है फ्लैजिलेशन. ठीक है, और उसको ग्रेटिफिकेशन होता है, तो वो फ्लैजिलेशन है. फ्लैजिलेशन एक लैटिन फ्लैजेलियम वीप के ऊपर से आया है. फ्लॉगिंग और विपिंग इज द एक्ट ऑफ बीटिंग द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी को मारा जाएगा विद स्पेशल इम्प्लीमेंट्स. ओके, स्पेशल इम्प्लीमेंट्स होता है सच एज विप्स, रोड्स, स्विचेस, द कैट ओ 9 टेल्स, द स्मैम्बॉक एंड द नॉट एक्सेट्रा. ठीक है, अभी और फैलासियो का मतलब होता है ओरल स्टिमुलेशन ऑफ द पेनिस. ओके, ये है फैलासियो. फ्लैजिलेशन एंड फैलासियो इज द
different. Okay, next one is the importance is expressed as. What is the meaning of importance here? Inability to perform the intercourseal act, failure of the ejaculation, inability to fertilize या primitive ejaculation. तो इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस इज लाइक ऑफ दैट कि वो इनएबिलिटी टू परफॉर्म दी इंटरकोर्सल एक्ट, उसको बोला जाता है क्या? इम्पोर्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट वन कि द फेज ऑफ पीकिंग ऑफ सेक्शुअल प्लेजर विथ रिलीज ऑफ बराबर इंटरकोर्सल टेंशन and rhythmic contraction of the perineal muscles and pelvic reproductive organs observed in male intercourseal cycle is termed as. तो इसको क्या बोलते हैं कि जिसके अंदर पिकिंग ऑफ इंटरकोर्सल प्लेजर सबसे ज़्यादा होगा, रिलीज ऑफ द इंटरकोर्सल टेंशंस, ओके, एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा. इसको डिज़ायर, एक्साइटमेंट, ऑर्गाज्म या रिजोल्यूशन, दैट इज़ द फेजेज ऑफ दैट साइकिल, है ना. तो इसको क्या बोला जाएगा? इट्स नॉन एज दी, ये देखा जाएगा ऑर्गाज्म फेज के अंदर. कौन से? ऑर्गाज्म इज द थर्ड फेज, है ना. ओके. नेक्स्ट वन इज द सिडेनाफिल साइट्रेट या टैडाफिल भी आती है इसमें. सिडेनाफिल साइट्रेट या फिर टैडाफिल इज एडमिनिस्टर्ड इन. वो किसके लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब वो किसकी ट्रीटमेंट है? इम्पोर्टेंस की है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की है, पैराफिलिया की है, मतलब कि इंटरकोर्सल डिसऑर्डर्स, है ना, या प्री मैच्योर इजैक्यूलेशंस की है. तो सिडेनाफिल साइट्रेट या टैडाफिल जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट है. बराबर. उसको फिबान सैरिन, बराबर, फिबान सैरिन जो था यहाँ पे क्या? यस, बराबर. जो फिबान सैरिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपो एक्टिव इंटरकोर्सल डिज़ायर इन फीमेल या फ्रिजिडिटी हो जाए उसके अंदर यूज़ होता है. बराबर. ये सिडेनाफिल टैडालाफिल यूज इन दी मेल पेशेंट, है ना. बट फिबान सैरिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपो एक्टिव इंटरकोर्सल डिज़ायर इन दी फीमेल फ्रिजिडिटी. ठीक है. यही सिडेनाफिल और जो टैडालाफिल है, बराबर, वो एज हम बोले कि मार्केट में किस रूप से मिलती है, कौन से प्लांट्स में से वो जो है वो बनती है, बराबर. जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तो उसको हम जानते हैं वायग्रा के नाम से. ये वही है. ठीक है. चलो, pelvic floor muscles to strengthen the pubococcygous muscle is termed as. pelvic floor muscles की एक्सरसाइज की जो pubococcygous muscles को स्ट्रेंथन करती है, अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? कीगल एक्सरसाइज, पोस्चुरल एक्सरसाइज, स्क्वीज टेक्निक या सेंसर्ड फोकस एक्सरसाइज, तो उसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बराबर. और ऐसे करते हैं कीगल एक्सरसाइज. इसमें पूरा नहीं दिखा है आपको कि बीच में से बैक को भी अप करते हैं, बैक को क्या करते हैं? अप करते हैं. ठीक है. उसमें क्या होता है? देखो, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, होल्ड करना होता है, फिर रेस्ट लेना है और रिलैक्स. बराबर. 5 से 10 बार ये जो है वो किया जाता है और होल्डिंग जो है वो 3 से 4 मिनट्स तक रखा जाता है. ओके. मेल में भी यूज़ होता है ये कीगल एक्सरसाइज, क्योंकि जब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी हो जाए उसके लिए स्पेशली. ठीक है. द ओल्ड सेक्शुअल रिस्पॉन्स मॉडल कैसा था? वही डिज़ायर, अराउजल, ऑर्गाज्म एंड रिजोल्यूशन. डिज़ायर का मतलब द मोटिवेशनल टू हैव सेक्स और मेंटल अराउजल. सेक्शुअल टेंशन स्टार्ट्स टू बिल्ड इन दिस फेज एंड सम फिजिकल चेंजेस मे बी नोटिशिएबल. अराउजल में द एक्साइटमेंट फेज in which physical changes can intensify and the sexual tension build. Orgasm, sudden forceful release of sexual tension accompanied by involuntary muscles contraction and other changes. यही था ना क्वेश्चन में. ओके. रिजोल्यूशन में द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी रिटर्न्स टू नॉर्मल फंक्शनिंग. विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेक्शुअल फेज साइकिल. इसमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन सेक्शुअल फेज साइकिल में नहीं है, उसका पार्ट नहीं है? द एपेटाइट फेज, द एक्साइटमेंट फेज, द ऑर्गाज्म फेज या द सेक्शुअल डिज़ायर फेज. तो एक्साइटमेंट, ऑर्गाज्म और सेक्शुअल डिज़ायर तो होता है, एपेटाइट फेज नहीं होता है. खाने वाला है ना वो नहीं होता है. ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, है ना. चलो, अभी क्या है? जूफिलिया, मतलब कि एनिमल्स के साथ ये इंटरकोर्स करके ग्रेटिफाई को जो है वो फील करेगा, बराबर, ग्रेटिफिकेशन पाएगा, उसको बोलते हैं जूफिलिया. उसी को बिस्टियलिटी भी बोला जाता है. Zoo sexuality are often used somewhat interchangeably. Some researchers distinguish between zoophilia as a persistent sexual interest in animals and bestiality as sexual acts with the animal. एक इंटरेस्ट होना वो जूफिलिया है
और एक एक्टिविटी करना, सेक्सुअल एक्टिविटी करना एनिमल के साथ, वो बिस्टियलिटी, याद रखना। सिर्फ इंटरेस्ट होना, बराबर, वो जूफिलिया है, बट एक्टिविटी करना बिस्टियलिटी है। दोनों के दोनों जू सेक्सुअलिटी में ही आएंगे। मेंटल डिसऑर्डर फोबिया इज डिफाइंड एज, अभी हम पढ़ेंगे फोबिया वाले डिसऑर्डर के बारे में। तो फोबिया है क्या? अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अनरिलेटेड विद पर्सनस इंटेलिजेंस लेवल, जो पर्सनस का इंटेलिजेंस लेवल उसमें होता ही नहीं है। अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज ओवर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडीली हेल्थ, कि जिसमें एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट अपने बॉडीली हेल्थ के रिलेटेड कॉन्शियस रहता है। इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिम्यूल्स और सिचुएशन, किसी भी स्पेसिफिक टाइप स्टिमुलेशन या सिचुएशन पे उसका इरेशनल फियर आ जाना, उसका डर जाना। कोई रीज़न नहीं है कि उसने उसको कभी हार्म नहीं किया, स्पाइडर ने कभी इसको बाइट नहीं किया, फिर भी उसको उससे डर लगता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलेशन, या मिस इंटरप्रिटेशन होगा कि ये ऐसा ही करता होगा, ये ऐसा है देख लुक में तो ये ऐसा ही करेगा, तो ऐसा होगा। तो मेंटल डिसऑर्डर में फोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिम्यूल्स और सिचुएशन, है ना। चलो, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जीएडी जो है वो क्या कैरेक्टराइज करता है, मतलब वो क्या है? फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन एंड डिजीनेस, या ऑल ऑफ दी अबो। तो ऑब्वियसली जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है उसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। उसमें फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी रहती है, रेस्टलेसनेस भी पर्सन फील करता है, पाल्पिटेशन एंड डिजीनेस भी होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन एंग्जाइटी एक्सेप्ट, इसमें से सब कोई चीज़ें ऐसी है कि जो एंग्जाइटी में देखने को मिलती है, एक को छोड़ के। डिक्रीज स्वेटिंग, हाइपर वेंटिलेशन, पाल्पिटेशन एंड प्यूपिलरी डायलेशन। तो जब एंग्जाइटी होती है स्वेटिंग डिक्रीज नहीं, स्वेटिंग बढ़ जाता है ना। चिंता में कुत्ता पीछे पड़ा आप भागे, राइट, तो क्या होगा? कुत्ता पीछे पड़ा आप भागे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो गई, फाइट एंड फ्लाइट बढ़ गया, या लड़ो या भागो वाली स्थिति है तो उसमें स्वेटिंग बढ़ता है, होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, पल्पिटेशंस होता है, टेकिकार्डिया फील होगा एंड प्यूपिलरी डायलेटेशंस हो जाता है, ठीक है। एंग्जाइटी में डिक्रीज नहीं होता है, स्वेटिंग बढ़ जाता है। चलो, स्पेसिफिक फोबियाज आर डिफाइंड ए, स्पेसिफिक स्पाइडर से ही डर लगना, स्पेसिफिक बुक से ही डर लगना, स्पेसिफिक उसको मैरिज से ही डर लगना, ये सारे स्पेसिफिक फोबिया है। एक्सेसिव वरी अबाउट triggered by a specific objects or situation, an abnormal sensitivity to light, an excessive, unreasonable, persistent fear triggered by a specific object or situation। बराबर, देखो पहले ऑप्शन में क्या बताया? वरी, चिंता नहीं होती है, डर लगता है, डर, ठीक है। ऐसा केस में बोला है ऑप्शन सी में क्या? एक्सेसिव, अनरीजनेबल, परसिस्टेंट फियर ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। उसको स्पाइडर से बहुत डर लगता है और उस स्पाइडर को आपने उसके सामने ला के रख दिया या इमेज भी आई तो वो इतना डर जाएगा, इतना डर जाएगा कि वो थोड़ी ना मूवी में से बाहर आने वाला है, पर फिर भी डर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, पर डी देख लीजिए, परसिस्टेंट फियर ऑफ सोशल सिचुएशन तो नहीं, सी करेक्ट है। एक्सेसिव, अनरीजनेबल, परसिस्टेंट फियर ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, और उसको देख के तो और सिचुएशन ट्रिगर खराब हो जाएगी। द डेंजर इज लार्जली अननोन इन द केस ऑफ, डेंजर is largely unknown in the case of fear, anxiety, both the cases में डेंजर फील होता है कि नन ऑफ दी अबो। तो बोलते हैं कि एंग्जाइटी में सबसे ज़्यादा डेंजरनेस होता है, किसमें? एंग्जाइटी में सबसे ज़्यादा जो है वो लार्जली अननोन इन द केसेस ऑफ द एंग्जाइटी। अभी क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू ICD-10 बराबर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर या डिजीज़ बराबर, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, 10 the symptoms of GAD generalized anxiety disorder must be persisting at least बराबर। ICD-10 के अकॉर्डिंग GAD हम कब बोलेंगे? जब उसका सिम्टम्स एटलीस्ट कब तक देखने को मिला तो ही हम बोलेंगे कि इसको GAD हुआ है। फ्यू डेज तक देखने को मिला, 1 to 2 मंथ तक देखने को मिला, 3 मंथ्स तक देखने को मिला, या 6 मंथ्स तक। तो इसका हमको कब तक? 6 मंथ्स तक देखने को मिलता है सिम्टम्स बराबर, तब हम बोलते हैं ICD-10 के अकॉर्डिंग कि पेशेंट को GAD जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। आई फील एंग्सियस नाउ, दिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग एंग्जाइटी इज नोन एज,
पर्सन बोल रहा है मुझे अभी चिंता हो रही है, बराबर। तो ये प्रेजेंट स्टेट में क्या है? स्टेट एंग्जाइटी, फियर, ट्रेट एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, स्टेट एंग्जाइटी। ये क्या है? स्टेट एंग्जाइटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, फोबियाज क्या होता है? फोबिया इज डिफाइंड एज अ पर्सिस्टेंट अवॉइडेंस बिहेवियर सेकेंडरी टू इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन। अभी द 4 मेजर स्पेसिफिक फोबिया कैटेगरीज, नेचुरल एनवायरनमेंट में से उसको बिजली के चमकारे हो गए ना, उसको उससे डर लगेगा, एस्ट्राफोबिया, पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया, उसको जो है वो ट्रीज से, तो डेंड्रोफोबिया। ठीक है, एनिमल्स में उसको प्रॉपर लिजार्ड से डर लगेगा, तो बाट्राकोफोबिया, डॉग से डर लगना साइनोफोबिया, हॉर्स से डर लगना इक्विनोफोबिया, म्यूटिलेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको इंजेक्शन से डर लगना तो ट्रिपैनोफोबिया, उसको डेंटल प्रोसीजर से डर लगना तो डेंटोफोबिया, उसको ब्लड देख के डर लगना तो हीमोफोबिया, कोई सिचुएशन से डर लगना प्रॉपर तो क्लोज स्पेस से डर लगना क्लोस्ट्रोफोबिया, एरोप्लेन से डर लगना एरोफोबिया, और एक है क्या, ग्लोसोफोबिया, बराबर। तो ऐसे 4 प्रकार के हैं फोबिक डिसऑर्डर। देखो और फोबिया का आपके पास लिस्ट है। ग्लोसोफोबिया मतलब कि द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसमें यही दिखाया है ना ग्लोसोफोबिया में, यस, पब्लिक स्पीकिंग करना, बराबर, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगना। गाइनोफोबिया मतलब कि द फियर ऑफ वुमन, हीमोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ ब्लड, आइट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉक्टर, देन इकिटोफोबिया मतलब फियर ऑफ फीस, कार्टसारिडा phobia, the fear of cockroaches, kymortophobia, the fear of zombies, then coponophobia, the fear of buttons, then lepidotaptophobia, the fear of butterfly, लिगारोफोबिया लाउड नॉइज से डरना, मेटाथिजोफोबिया चेंजेस से डरना, मोनोफोबिया अलोन रहने से डरना, मोटेफोबिया मंथ बदलने से डरना, म्यूसोफोबिया माइस से डरना, मीरमेसोफोबिया एंड से डरना, और मिजोफोबिया जंप से डरना। अभी क्या है देखो, हाउ एंग्जाइटी डिसऑर्डर अफेक्ट द बॉडी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है? इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, स्वेटिंग होगा, सेकिंग एंड ट्विचिंग होगा, हेडेक होगा, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिज्निया एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, क्या ऑफन फील एंग्जियस, उसमें नहीं बोला है कि मुझे अभी डर लग रहा है ना, आई फील ऑफन एंग्जियस, मुझे कभी कभी डर लगता है। दिस हैबिचुअल टेंडेंसी टू बी एंग्जियस इन द जनरल स्टेट इज नोन एज, ऐसी हैबिचुअल उसको हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेट एंग्जाइटी, फोबिया, ट्रेट एंग्जाइटी या डेंजर, तो इट इज़ नॉन एज दी ट्रेट एंग्जाइटी। अगर बोला होता कि नाउ अभी चिंता हो रही है, दैट इज द स्टेट एंग्जाइटी। आई ऑफन फील एंग्जियस, दिस हैबिचुअल टेंडेंसी टू बी एंग्जियस इन द जनरल स्टेट, तो उसको ट्रेट एंग्जाइटी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो भैया। ओके, देन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट सिम्स हार्ड टू एस्केप इज नॉन एज, कोई ऐसी जगह जाने से डरना कि जहाँ से हम हार्ड टू एस्केप हो, निकल ना पाए, भाग ना पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैसा फोबिया है? दैट इज द स्पेसिफिक फोबिया, अघोरा फोबिया, सोशल फोबिया या नन ऑफ दी अबोव, तो इसको बोला जाता है अघोरा फोबिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फोबिया, एंड सिंपल फोबिया is also known as the specific phobia. Fear of public place, fear of performing activity, avoidance of public places या fear of insects। तो क्या आएगा इसमें? Which of the following is an example of simple phobia? सिंपल फोबिया कौन सा है? पब्लिक प्लेसेस जाने से डरना, एक्टिविटी परफॉर्म करने से डरना, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना, या इंसेक्ट से डरना, फियर से। तो इसमें है फियर ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोफोबिया, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी बताई है ना। सिंपल फोबिया का मीनिंग ही क्या था? स्पेसिफिसिटी। फियर ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोफोबिया बोलते हैं इसको, एंड ऑल्सो नॉन एज दी स्पेसिफिक फोबिया। द सिंपल फोबिया इज ऑल्सो नॉन एज द स्पेसिफिक फोबिया, और फियर ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटोमोफोबिया। अभी वाइल असेसिंग एन आउट पेशेंट विद अ पैनिक डिसऑर्डर, आप एक ओपीडी में पेशेंट देख रहे हो जिसको पैनिक डिसऑर्डर हुआ है, द नर्स कंप्लीट्स अ थरो हेल्थ हिस्ट्री, नर्स ने पूरा हेल्थ हिस्ट्री ले लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। वीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट साइनिफिशिएंट फॉर दिस क्लाइंट, तो इस पैनिक डिसऑर्डर वाले क्लाइंट में आपको कौन सा ऐसा सिम्टम्स है कि जो देखने को मिलेगा ही मिलेगा? कंपल्सिव बिहेवियर, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, फियर ऑफ फ्लाइंग या प्रिडिक्टेबल एपिसोड्स।
तो पैनिक डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलता है सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। चलो, समथिंग इज़ वेरी बैड गोइंग टू हैपन, उसको क्या लगता है, पैनिक अटैक क्यों आता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उसको पैनिक अटैक आता है, उसको लगता है कि अभी बहुत गलत होने वाला है, अभी बहुत गलत होने वाला है, समथिंग इज़ वेरी बैड गोइंग टू हैपन, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग डूम, है ना, और ये उसको फील होता है। ओके, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फियर एंड एंग्जाइटी दैट समथिंग टेरिबल इज अबाउट टू हैपन, बहुत ही खराब होने वाला है। इट कैन बी अकम्पेन्ड बाय फिजिकल सिम्टम्स, वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं लाइक स्वेटिंग, नोजिया, ब्रीथलेसनेस एंड पाल्पिटेशन के साथ भी दिखाई देता है। सिम्टम्स एसोसिएटेड विद फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम इज द सेंसरी ऑफ अर्जेंसी, being unable to settle down, desire to seek immediate medical care even though other symptoms don't warrant it, feeling anxious, discouraged, restlessness, or uncertain to an extreme, feeling that something bad or unusual is happening, बराबर कुछ बहुत ही खराब या अनयूजल जो होना नहीं चाहिए वो होना वाला है, सेंसिंग अ प्रीमोनिशन एंड फीलिंग ऑफ सपोकेटेड होना। ठीक है, नेक्स्ट वन, it's of the ways to manage the feeling of impending doom. How you can manage this one? तो you should use for the CBT, cognitive behavioral therapy, exposure therapy, progressive muscle relaxation, diaphragmatic breathing, breath work and mindfulness. Okay, ways to manage the feeling of, next है इसमें और कोई, सेल्फ कंपेशन, SC, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टे इन टच, सबके साथ रखना, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड लिमिट टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कम से कम टाइम रहेगा जिससे उसको ऐसी कोई चीज़ उसके सामने ना आ जाए जिसको उसको पैनिक अटैक का सामना करना पड़े, जिसको उसको पैनिक अटैक आए। द मेजर कोज ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज, न्यूरोटिक डिसऑर्डर होने का मेजर कोज क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या है। तो क्या होता है बोलो, फिजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर की वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर, तो आएगा स्ट्रेस फैक्टर की वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, बराबर, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं। अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अ पैनिक अटैक वुड डिस्प्ले विच फिजिकल सिम्टम, पैनिक अटैक में कौन सा फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फियर ऑफ डाइंग, मरने से डर लगना, स्वेटिंग एंड पल्पिटेशंस होना, डीपर्सनलाइजेशन होना, मतलब कि खुद को नहीं पहचानेगा, बराबर, पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाएगा, रेस्टलेसनेस एंड पेसिंग हो जाना, तो क्या होगा, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशंस होगा पैनिक में। ठीक है, अभी 30 ईयर्स ओल्ड लेडी प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ब्रीथलेसनेस, एक 30 ईयर की ओल्ड लेडी है जिसको अचानक से ब्रीथलेसनेस हो गया, एंग्जाइटी हुआ, पल्पिटेशन एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम भी हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, डज नॉट रिवील एनी एबनॉर्मलिटी, पर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस इन दिस केस, तो इसमें क्या डायग्नोसिस बनेगा, पैनिक अटैक हुआ है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है या एक्यूट साइकोसिस है, तो इसको बोलते हैं ऑब्वियसली पैनिक अटैक, क्या बोलते हैं इसको, पैनिक अटैक, है ना। चल, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वन क्या है कि लेवल ऑफ एंग्जाइटी दैट एनहांस द इंडिविजुअल पावर ऑफ परसेप्शन, ऐसी लेवल ऑफ एंग्जाइटी कि जिसके अंदर इंडिविजुअल का पावर ऑफ परसेप्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, माइल्ड में, मॉडरेट में, पैनिक में या सीवियर में। जैसे कि अभी आप शांति से पढ़ रहे होगे पर जैसे ही एग्जाम डेट सामने आएगी तो एंग्जाइटी के साथ पावर ऑफ परसेप्शन भी बढ़ जाएगा और पढ़ने ही बैठ जाओगे, तो वो कैसी एंग्जाइटी होगी, कैसी एंग्जाइटी होती है वो, माइल्ड, मॉडरेट, पैनिक, सीवियर, माइल्ड टाइप की एंग्जाइटी होती है, कैसी, माइल्ड एंग्जाइटी। लेवल ऑफ एंग्जाइटी, माइल्ड में टेंशन ऑफ द डे टू डे लिविंग, मॉडरेट में फोकस ऑन इमीडिएट कंसर्न्स, सीवियर ऑल बिहेवियर इज एम्ड एट रिलीविंग एंग्जाइटी, पैनिक, dread, terror, abrupt distress, details are blown out of the proportion, disorganization of personality, increased motor activity physically etc, बराबर, मोटर एंड फिजिकली एक्टिविटी का बढ़ जाना, लॉस ऑफ रैशनल थॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी सीन इन डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, एसोसिएशन ना होना वो डिसोशिएशन है, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन, एमनेसिया या फोबिया, तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है एमनेसिया, क्या मिलता है, एमनेसिया। ठीक है, चलो, है ना। पैनिक अटैक इज असाइंड विथ डिस्टर्बेंस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, जब पैनिक अटैक होता है
तो इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एक को छोड़ के, सीरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट या डोपामाइन। तो क्या डिस्टर्ब होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ग्लूटामेट जो है वो इसमें डिस्टर्ब होगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी सब भी होता है पर इंक्रीज और डिक्रीज के प्रोपोर्शन से देखा गया है। फियर ऑफ डार्क इज कोल्ड इज बराबर अंधेरे से डर लगना, निक्टोफोबिया, अघोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। तो नाइट को भी एन बोलते हैं। डार्कनेस कब होता है, नाइट में। तो क्या आएगा, निक्टोफोबिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अंधेरे से डर लगना, फियर ऑफ डार्क इज दी निक्टोफोबिया। अभी क्या है देखो, अघोराफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेसेस, क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम क्लोज स्पेसेस, बंद जगह से डर लगना, सोशल फोबिया मतलब कि सोशल स्पेसेस में एक्टिविटी करने से डर लगना, हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगना, एक्रोफोबिया मतलब क्रो कहाँ पे उड़ता है, ऊंचाई पे, बराबर ना, तो इसमें हाइट से डर लगना। जूफोबिया में एनिमल से डर लगना, जेनोफोबिया में स्ट्रेंजर्स कोई अनजान आदमी से डर लगना, एल्गोफोबिया में पेन से डर लगना, बराबर, हेमेटोफोबिया में ब्लड से डर लगना, नोजोफोबिया में डिजीज से डर लगना, क्योंकि नोजोकोमियल डिजीज हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज है ना, पता है ना। ओके, तो ये वही है। 48 आवर्स में हॉस्पिटल एडमिशन के 48 आवर्स के अंदर या बाद में या फिर डिस्चार्ज होने के 48 आवर्स के अंदर जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, है ना। तो फियर फ्रॉम हॉस्पिटल, गैमोफोबिया में मैरिज से डर लगना, गाइनेफोबिया में वुमन से डर लगना, ट्रिपेनोफोबिया, बैलोनेफोबिया, एंटोफोबिया में निडल्स या इंजेक्शन से डर लगना, एक्ुलोफोबिया या निक्टोफोबिया में डार्कनेस से डर लगना, उसको ये एक्ुलोफोबिया बोलते हैं, याद रखना। एस्ट्रोफोबिया में इलेक्ट्रिक शॉक से, बराबर, बिजली के चमकारे होने से डर लगना, करंट से डर लगना, उसको एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ट्रू अबाउट सोशल फोबिया इज, इसमें से सोशल फोबिया की रिलेटेड क्या सही है। क्लोज स्पेस से डर लगना तो क्लोस्ट्रोफोबिया था। इरेशनल फियर ऑफ सिचुएशन, इरेशनल फियर ऑफ एक्टिविटीज़ या इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, तो क्या आएगा, बी, मतलब कि इरेशनल फियर ऑफ द सोशल सिचुएशन, ऐसा बोल सकते हैं, बराबर। तो वो है क्या, बराबर, सिचुएशन वाला सोशल फोबिया है। ठीक है, अभी देखो क्या है, एयूरोफोबिया मतलब कि कैट से डर लगना, साइनोफोबिया मतलब डॉग से डर लगना, सिलोफोबिया मतलब ब्यूटी से डर लगना, बराबर, ब्यूटी से डर लगना, बिब्लियोफोबिया मतलब कि बुक से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मैन गेट्स नर्वस, वो नर्वस हो गया, एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पाल्पिटेशन एंड स्वेटिंग, बोल रहा है मुझे पाल्पिटेशन एंड स्वेटिंग हो रहा है। व्हेन ही मीट्स हिज सीनियर्स, जब वो अपने सीनियर्स से मिलता है, और मेक्स प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग्स, या फिर मीटिंग्स में अपना प्रेजेंटेशन को बता रहा होता है, ही इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो वो कौन से डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, अगोराफोबिया, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसको हो गया सोशल फोबिया। सोशली में कोई भी काम करेगा, सीनियर के सामने जाएगा, प्रेजेंटेशन को दिखाने जाएगा, उसको डर लगेगा, वो सोशल फोबिया है। मिडल एज का पर्सन रिपोर्टेड टू फिजिशियन ओपीडी विद द कंप्लेंट्स ऑफ फियर ऑफ लिविंग होम, बराबर, मिडल एज पर्सन है, वो साइकेट्रिक ओपीडी में जाता है और बताता है मुझे जो है घर छोड़ने से डर लगता है, फियर ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है, एंड फियर ऑफ बीइंग इन अ क्राउड, और मुझे लोगों के समूह में जाने से भी डर लगता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से भी डर लगता है। ही डेवलप्ड मार्क्ड एंग्जाइटी विद पाल्पिटेशन एंड स्वेटिंग, उसको एंग्जाइटी होना चालू होता है, पाल्पिटेशन और एंग्जाइटी, पाल्पिटेशन और स्वेटिंग से। इफ़ ही इज़ इन दिस सिचुएशन, अगर वो ऐसी सिचुएशन में चला जाए, ही ऑफन अवॉइड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, वो अपना काम पे जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करता है, क्योंकि इसको तो डर लगता है ना। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो ये क्या है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सोशल फोबिया है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या अघोराफोबिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, जितना थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसमें आपका बेनिफिट्स है, उतना ही पेपर ईजी लगेगा। अदरवाइज़ आप पेपर में जो है ऐसा सोचोगे कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं अच्छे से जो है वो नर्सिंग स्टार के बराबर लेक्चर्स देखूँ, है ना, और बाद में करके क्या फ़ायदा, अभी जो हाथ में है उसको ले लो। ठीक है, चलो। 50-year-old मेल feels अनकम्फर्टेबल इन यूजिंग लिफ्ट, 50 ईयर का ओल्ड मेल है, वो जब लिफ्ट का यूज़ करता है उसको डर लगता है। बीइंग इन क्राउडेड प्लेसेस एंड ट्रैवलिंग अलॉन, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से या फिर ट्रैवलिंग अलॉन करने में से डर लगता है, तो उसमें कौन सी ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे। ये सारे सिम्टम्स तो अघोराफोबिया के ही है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि अगोराफोबिया में जो ट्रीटमेंट होगी वही इसमें होगी ऑब्वियसली। इम्प्लोजन थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या फ्लडिंग। तो आपको याद हो कि फोबिया में हम यूज़ करते थे मोस्टली एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन का, तो यहाँ पे अगोराफोबिया में भी हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का ही यूज़ करेंगे। उसको सच में लिफ्ट में ही ले जाके बिठा देंगे, लो कुछ नहीं होता है, बराबर। तो एक्सपोजर करवाएंगे वही चीज़ से जिससे उसको फोबिया है, और उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी करवाएंगे। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। फियर ऑफ डेथ इज नोन एज, मरने से डरना, टॉक्सिकोफोबिया, थियोफोबिया, कैट्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया। मरने से डरने को बोलते हैं थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया, बराबर। और टॉक्सी क्या था, ऑप्शन नंबर ए क्या था, उसको बोलते हैं फियर ऑफ टॉक्सिन, बराबर। टॉक्सिकोफोबिया मतलब फियर ऑफ टॉक्सिन, कैट्रोफोबिया मतलब कैट से डरना, है ना। और थियोफोबिया क्या है, बराबर। कैट्रोफोबिया तो यस, कैट्रोफोबिया मिरर से डरना है। क्या है कैट्रोफोबिया, मिरर से डरना है। थियोफोबिया गॉड से डरना है, ठीक है। टॉक्सिकोफोबिया टॉक्सिन से डरना, थियोफोबिया गॉड से डरना, कैट्रोफोबिया मिरर से डरना, कैट्रोफोबिया मिरर से डरना। चलिए गुड। और इसी के साथ हमारा ये सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सिर्फ जुड़े रहिए, कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलना। यही चीज़ है कि जो मुझे मोटिवेट करके रखती है आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।